हेलो एवरीवन, ये वीडियो है फोर्थ वीडियो रिसेंट सीरीज का। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था भारत में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्यों लाया गया? क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करना चाह रहे थे ऋण का, रेवेन्यू का, और इसलिए उन्होंने कृषकों को भी अपने टारगेट में ले लिया और लेना शुरू कर दिया। आगे आप लोग क्या देखेंगे कि अंग्रेज़ों की इतनी पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसलिए पड़ती है क्योंकि अंग्रेज़ों का सैन्य खर्चा बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे सामानों को, कहाँ? ब्रिटेन के मार्केट में। अब बदले में वो पैसा तो कुछ पेमेंट करेंगे, तो वो क्या पेमेंट करते थे? तो सोना और चांदी पेमेंट किया करते थे भारतीय व्यापारियों को। लेकिन अब अंग्रेज़ों के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो चाहते हैं कि अब सोने चांदी की जगह पर यहीं से वसूला गया रेवेन्यू को पेमेंट कर दिया जाए, तो इससे उनको ज़बरदस्त मुनाफा दिख रहा था। तो आगे हम लोग देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। इससे पहले दो टॉपिक हम लोग देखते हैं जहाँ से बीपीएससी ट्री 3 में क्वेश्चन बना था। पहला क्वेश्चन बना था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में था, जो कि कब इस्टेब्लिश किया गया? 1907 में किया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी से भी क्वेश्चन पूछा गया है ट्री 3 में। वो क्या पूछा गया कि यह बुक कौन सा बुक लिखते हैं? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखते हैं 1867 में। ये बुक क्या चीज़ पे है? तो ऑप्शन में कुछ अलग था, आप उसको देखेंगे तो इजीली कर सकते हैं। बेसिकली क्या था कि भारत से जो ड्रेन किया जा रहा था, वेल्थ का जा रहा था, इस पर वो किताब लिखते हैं और पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को दिखलाने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरा किताब है जो कि आरसी दत्ता के द्वारा लिखा गया है, वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1901 में है। और इसमें क्या होता है, वो ब्लेम करते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज को फॉर इकोनॉमिक इल्स, मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था के दुर्दशा के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेवार ठहराते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में क्या रेफर करता है? टू ए पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वाज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू इट्स पीपल। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है वो क्या रेफर करता है, वो क्या बताता है, क्या इशारा करता है? वो इशारा करता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भारतीय लोगों के लिए ही नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है ब्रिटेन में, तो जो हिस्सा चला गया उसको तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, और क्वेश्चन कहाँ आया था? बीपीएससी ट्री 3 में आया था। अब रेवेन्यू सिस्टम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आने का पूरा संभावना है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, पहला जो रिवेन्यू सिस्टम लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, वो परमानेंट सेटलमेंट है, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं हम लोग। ये लागू कहाँ किया गया? तो ये बंगाल के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में, उड़ीसा में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया? तो 1793 में किया गया। लेकिन इसको प्लान करने वाले कौन थे, इसके पेपर पर उतारने वाले कौन व्यक्ति थे? तो जॉन सोर था, जो कि प्लान किया इस परमानेंट सेटलमेंट को। अब इसमें क्या आप देखते हैं, इसमें ज़मींदार एक इंटरमीडियरी का रोल निभाता है, मतलब बिचौलिया का रोल निभाता है। पीजेंट से कर को वसूली करना ज़मींदारों का काम था, और वसूली करके अंग्रेज़ों को दे देना। इसमें हिस्सा बटा हुआ था, तो ज़मींदारों को कितना हिस्सा रखना था? 1/11 हिस्सा अपने पास रखना था। साथ ही 10/11 हिस्सा जो है अंग्रेज़ों को दे देना था। लेकिन इसकी एक और खासियत है कि यह फिक्स्ड था, शेयर जो अंग्रेज़ों का था फिक्स था। अब अगर मान लीजिए किसान 100 रुपया वसूल रहा है, उसमें भी 10/11 पार्ट ब्रिटेन को दे सकता था। लेकिन अगर वो 200 वसूल रहा है तो भी 10/11 ही देना था उसको। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को खटक रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। अब खटक क्यों रहा था? क्योंकि अंग्रेज़ का खर्चा, दैनिक खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सैन्य अभियान बढ़ रहे थे, एक्सपेंशन की नीति बढ़ रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत थी। इसलिए अब क्या होता है, रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इस बार क्षेत्र दूसरा था। क्षेत्र क्या था? बॉम्बे और मद्रास का क्षेत्र था। कब किया गया? 1820 में किया गया। इसमें आप देखेंगे थॉमस मुनरो का हाथ है और चार्ल्स रीड का हाथ है। थॉमस मुनरो कौन है? गवर्नर ऑफ मद्रास है। ओके। अब आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, रैयतवाड़ी में एक टर्म आता है रैयत। रैयत हम लोग कल्टीवेटर को कहते हैं। कह रहा है इन दिस डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैयत। मतलब यहाँ पर बिचौलिए का रोल खत्म हो जाता है, मतलब जमींदारों का रोल खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट सेटलमेंट किसके साथ होता है? अंग्रेजों का सेटलमेंट रैयत के साथ होता है। रैयत कौन है? कल्टीवेटर है, जो कृषक हैं वो। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पीरियड बनाया जाता है 30 ईयर्स का, जिसके लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता है, इस पीरियड के लिए फिक्स किया जाता है। अब किस भूमि पर कितना रेवेन्यू लेंगे, ये कैसे निर्धारित होगा? तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए। या पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, इसके आधार पर तय किया जाता था कि किससे कितना कर लिया जाएगा। दूसरा, नेचर ऑफ द क्रॉप, आप किस प्रकार का फसल उगा रहे हैं। तो ये दो बातों पर निर्भर था कि कितना टैक्स किससे वसूला जाएगा। तीसरा चीज़ हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थियरी ऑफ रिकार्डो। रिकार्डो नाम का एक विद्वान था जिसने साइंटिफिक रेंट थियरी दिया, और इसी पर आधारित था यह रैयतवाड़ी सिस्टम।
तो रैयतवाड़ी सिस्टम को तो आप समझ चुके हैं, काफ़ी अच्छा है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें इंटरमीडियरी का रोल खत्म हो गया, बिचौलिए का रोल खत्म हो गया। दूसरा हमको क्या याद रखना है, चार्ल्स रीड और थॉमस मुनरो का नाम याद रखना है। और रैयत किसको बोलते हैं ये भी याद रखेंगे हम लोग। पीरियड इसमें कितना था, 30 ईयर का था। आगे हम लोग लास्ट जो देखते हैं महलवारी सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज़ों का मन यहाँ भी नहीं भरता है, तो महलवारी का हम देखते हैं। महलवारी सिस्टम क्या था, तो हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो बाहर से ऐड किया गया है। पहला कि यह याद रखेंगे कि इन 1822 इंग्लिश हॉल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड ए न्यू सिस्टम नॉन एज महलवारी सिस्टम। मतलब महलवारी सिस्टम को डिवाइस करने का श्रेय किसको जाता है, तो हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। कब, 1822 में। इसके बाद का फैक्ट क्या है जो हम देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या फैक्ट है कि अंडर द महलवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन। मतलब यहाँ भी जमींदार नहीं है, यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करने का काम कौन कर रहा है, तो विलेज का हेडमैन कर रहा है, मतलब मुखिया वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करते थे। दूसरा क्या है कि महल जो वर्ड है इस पर भी बड़ा हमको जोर देना है कि द इंटायर विलेज वाज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट कॉल्ड महाल। जो पूरा गांव था उसको एक बड़ा यूनिट मान लिया गया जिसको हम लोग महाल कहते हैं। एंड वाज ट्रीटेड एज वन यूनिट फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और हर एक गांव को एक यूनिट मान लिया गया, एक इकाई मान लिया गया टैक्स कलेक्शन के लिए। करा दिस सिस्टम वाज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन आगरा, अवध एंड लेटर एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब। यह जो व्यवस्था था कर वसूली का, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रसिद्ध किया गया किन क्षेत्रों में, तो आगरा में, अवध में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो महलवाड़ी सिस्टम है वो कहाँ लागू किया गया, तो आप बोलेंगे गैंग्स वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब। तो ये आपका टॉपिक रहा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।